सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस मीन्स आप किसी पहचान वाली दुकान से आप सामान तो खरीद रहे हो, लेकिन उसको बोलो अंकल मैं लेके जा रहा हूँ, पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो वापस करूँगा, और वो भी बोला ओके ठीक है। तो आप सामान ले लिए हो, लेकिन आपने ये भी बोला कि जब तक मुझे पसंद आया ना उसके हिसाब से आई विल रिटर्न देम। तब तक दुकानदार के भी माइंड में है कि कस्टमर ने जब तक वो हाँ या ना नहीं बोलता तब तक ये रियल में सेल नहीं है। लेकिन उसके हाँ ना बोलने क्या 2-3 साल के बाद क्या बोलेगा, तब भी से एक टाइम लिमिट होना चाहिए। हाँ, कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आके वो बोला हाँ भाई मुझे पसंद नहीं पसंद, उसके वर्ड बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस। अप्रूवल मतलब एक्सेप्ट करना, कस्टमर मैसेज देगा कि हाँ भाई मुझे पसंद है, या फिर एक जेन्युइन टाइम बचा 2-3 दिन हो गया और आप एक हफ्ता 2 हफ्ते के बाद भी आप मैसेज नहीं दे रहे हो, तो दुकानदार प्रिज्यूम कर लेगा कि आपको सामान पसंद है, दैट इज अप्रूव्ड। तो उसको वर्ड बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। इसके 4 इफेक्ट है। 4 इफेक्ट, यस। सपोज अगर 2000 का उसने सामान लेके गया, लेकिन आप फ़ोन करके बोल दिया भाई मेरे को 500 रुपये का जो सामान है वो नहीं पसंद है, खाली 1500 का लूँगा मैं, तो यानी 500 रुपये क्या करेगा वो रिटर्न करेगा, तो 500 रुपये सेल नहीं हुआ, दैट्स वाई लेस फ्रॉम सेल। अब जब 500 रुपये का उसने ख़रीदा ही नहीं तो पेमेंट क्यों करेगा, तो कस्टमर पेमेंट कितना करेगा, खाली 1500 करेगा, तो लेस फ्रॉम डेटर। जितना उसने अप्रूव नहीं किया रहेगा उतना पैसे वो रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न कर रहा है तो उतना सेल नहीं हुआ मेरा। अब अगर 500 रुपये उसने रिटर्न कर दिया कस्टमर ने, तो उसका नेट अमाउंट बचा खाली 1500 रुपये, तो उससे कस्टमर से पैसे भी कितना लूँगा, खाली 1500 रुपये। तो जब सामान लेके गया तो मैंने उसके नाम पे लिखा मिस्टर XYZ 2000 रुपये का, लेकिन अब वो 500 रुपये रिटर्न कर रहा है, तो इसमें से 500 रुपये लेस कर दो, तब उसके नाम पे कितना क्रेडिट रहेगा, 1500 रुपये। तो दैट्स वाई लेस फ्रॉम सेल लेस फ्रॉम डेटर। उतना जब रिटर्न कस्टमर ने कर दिया तो उतना मेरा सेल नहीं हुआ, तो जब उतना मेरा सेल नहीं हुआ तो उतना मैं कस्टमर से उतने पैसे नहीं मांगूंगा। दैट्स वाई लेस फ्रॉम सेल लेस फ्रॉम डेटर। सेलिंग प्राइस लेस करना है। वो 500 रुपये उसे फ़ोन करके बोल दिया भाई कि अरे भाई को पसंद नहीं है वो वापस दूंगा, फ़ोन करके बोला है, सामान किसके पास है अभी, कस्टमर के पास ही पड़ा हुआ है, लेकिन उस कस्टमर का ओनरशिप किसके पास रहेगा फिर, जब कस्टमर ने सामान खरीदा नहीं तो सामान किसका हक बनता है, दुकानदार का बनता है ना। दैट्स वाई वो ऐड टू द क्लोजिंग स्टॉक। कस्टमर ने फ़ोन किया भाई मुझे 500 का पसंद नहीं, इट मीन दैट मच अमाउंट का सेल नहीं हुआ मेरा, दैट्स वाई वो लेस करूँगा। उतना जब सेल नहीं हुआ तो उतना कस्टमर ने नहीं परचेज़ किया रहेगा, तो उतना पेमेंट भी नहीं करेगा, लेस फ्रॉम डेटर। बट कस्टमर ने मैसेज फ़ोन पे दिया है, तभी तक सामान कस्टमर के घर पे पड़ा हुआ है, तो 500 का सामान कस्टमर को ला के देगा, वो फ़ोन करूँगा मैं भाई ला के दे दो कल। दैट्स वाई ऐड टू द क्लोजिंग स्टॉक, ऐड टू द क्लोजिंग स्टॉक। अब 2000 क्लोजिंग स्टॉक सर, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट भी 55 का क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड, तो ऐसे ही। सो ऐड टू द क्लोजिंग स्टॉक। चेंज इन इन्वेंट्री, तो कल चेंज इन इन्वेंट्री में था ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज चेंज इन इन्वेंट्री प्रॉफिट लॉस में। और सेकेंड क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री। तो दोनों क्लोजिंग स्टॉक में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वाई ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि वो स्टॉक ओनर का हक है, यानी जो सेलर है उसका। कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा तो कस्टमर क्या करेगा, सामान रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा तो किसके पास जाएगा, स्टॉक ओनर का, सेलर के पास जा रहा है, तो सेलर के गोदाम में आ रहा है, जब सेलर को ऐड। तो सेलर अप्रूवल का 4 पॉइंट आता है। सेलिंग प्राइस को लेस फ्रॉम डेटर लेस फ्रॉम सेल, एंड द कॉस्ट प्राइस को ऐड टू द क्लोजिंग स्टॉक, ऐड टू द क्लोजिंग स्टॉक। अबे 2 अलग अलग प्राइस क्यों, वो 2000 का सामान जब कस्टमर को बेचा था तो वो बोलेगा भाई देखो ये 1200 का है, लेकिन तुम मेरे कस्टमर इसलिए मैं तुमको 2000 बेच रहा हूँ। कोई दुकानदार अपना कॉस्ट उस पर दिखाएगा नहीं कि कितने में का था और कितने में बेच रहा हूँ, तो 2000 सेलिंग प्राइस दिखा दिया, लेकिन जब सामान रिटर्न किया तो दुकानदार को मालूम उस प्रोडक्ट का कितना रियल का प्राइस था, इसलिए अपने क्लोजिंग स्टॉक में खाली क्या ऐड करेगा, कॉस्ट प्राइस ऐड करेगा, सेलिंग प्राइस नहीं ऐड करेगा।
सेल्स दुकान कस्टमर को मालूम था कि मेरे को दुकानदार ने 2000 में बेचा है, तो इसलिए सेल और डेटा में से कौन सा प्राइस लेस करते हैं? सेलिंग प्राइस। लेकिन जब सामान गुड्स गोदाम में आ गया रहेगा तो जो शॉपकीपर है दे विल ऐड टू द क्लोजिंग स्टॉक कौन सा अमाउंट? कॉस्ट प्राइस। तो 4 इफेक्ट है, एक तो सेल और डेटा में लेस करते बट कौन सा प्राइस? सेलिंग प्राइस। एंड देन वो जो स्टॉक आया है रिटर्न आपके पास, उस स्टॉक को क्या करूँगा मैं? ऐड टू द क्लोजिंग स्टॉक। ये 2 क्लोजिंग स्टॉक क्यों है? बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे रहेगा? एडजस्टमेंट में रहेगा। तो एडजस्टमेंट का भी 2 इफेक्ट होता है, एक आएगा चेंज इन इन्वेंट्री में और दूसरा आएगा इन्वेंट्री बैलेंस शीट में। तो ये है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस और सेल और रिटर्न बेसिस का 4 इफेक्ट। ना ये कुछ रेक्टिफिकेशन एंट्री है और उसके थ्रू लेजर पोस्टिंग है, तो इधर दोनों है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आएगा तो उस पर एंट्री भी दिया रहेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डैश अकाउंट टू डैश अकाउंट, या डैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, डैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। शेयर वेयर फॉरफिटेड, फॉरफिटेड मतलब कैंसल, तो शेयर कैंसिल हो रहा है। एंड री इशूड, शेयर फॉरफिट करके क्या करना है? री इशू। SYB का में था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अरे तो शेयर फॉरफिट किया फिर री इशू करके बाद में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो शेयर वेयर फॉरफिटेड एंड री इशू बट नो एंट्री वाज पास एक्सेप्ट द अमाउंट रिसीव क्रेडिटेड टू सस्पेंस। करा शेयर कैंसिल भी किया, री इशू भी कर दिया है, एंट्री पास नहीं हुआ, खाली एक एंट्री पास हुआ कौन सा? अमाउंट रिसीव का। वो भी अमाउंट रिसीव उसने भांग पी के लिखा था सस्पेंस अकाउंट में। अमाउंट रिसीव का एंट्री किया, लेकिन अमाउंट रिसीव कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया है? सस्पेंस अकाउंट में। अमाउंट मतलब पैसे रिसीव किया, तो कहाँ पे लिखना चाहिए? उसको कैश में लिखना चाहिए, लेकिन लिखा कहाँ पे? सस्पेंस। तो इसको रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलते हैं। अब वो बना बनाया है रेडी में रफली। पोस्टिंग के वाइज क्या होता है? अब सस्पेंस अकाउंट तो रॉन्ग है, तो सस्पेंस को क्या करना पड़ेगा? कैंसल, तो कट। फॉरफिट किया, फॉरफिट मतलब जिन्होंने पेमेंट नहीं किया उसके शेयर को कैंसिल करना, तो लेस फ्रॉम कॉल्स इन एरियर। 100 रुपये का शेयर था, आपने 40 नहीं दिया तो 60 दिया ना। ये 40 नहीं देने की वजह इस कंपनी ने आपके शेयर को क्या किया? कैंसिल कर दिया। तो ये 60 रुपये आपको रिफंड नहीं देगा कंपनी, ये कंपनी का 60 रुपये क्या आएगा? प्रॉफिट होएगा, कैपिटल रिजर्व। चलो SP पढ़े रहे शेयर फॉरफिचर, शेयर सरेंडर। तो जिन लोगों को लग रहा है कि कंपनी डूबने वाला है तो मैं क्यों 40 रुपये जमा करूँ, 60 मेरा पहले से फंसा हुआ है, तो आप अपने शेयर को फॉरफिट मत कराओ, अपने शेयर को सरेंडर कर दो। सरकारी गवाह बन जाओ, सज़ा कम हो जाएगा, ओके ना। तो ऐसे जब सरेंडर कर दोगे तो आपके 40-60 रुपये जो पहले पे किए वो रिटर्न मिलेगा बाद में। लेकिन सरेंडर नहीं किया, भागते रहे तो पुलिस यूपी मालूम क्या कर रहा है? डायरेक्ट एनकाउंटर कर रहा है। तो ऐसा रहेगा फिर। तो यहाँ पे था वर्डिंग शेयर फॉरफिट एंड री इशू बट द अमाउंट कहाँ पे डाला है? सस्पेंस में। तो पहले सस्पेंस में से क्या करो? कट कर दो, सस्पेंस अकाउंट कैंसल। कॉल्स इन एरियर, बिकॉज अब तो शेयर कैंसिल ही हो गया है, तो लेस फ्रॉम कॉल्स इन एरियर। और जो बाकी का अमाउंट रहेगा वो कहाँ पे आएगा? ऐड टू द कैपिटल रिजर्व। ये तो था पोस्टिंग वाइज। एंट्री वाइज अगर एंट्री के थ्रू करना रहेगा तो इसका वही एंट्री देखो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्या क्या था? क्रेडिट हुआ था, तब देखो यहाँ पे कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो शेयर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कौन सा प्राइस? री इशू प्राइस। टू कॉल्स इन अरियर, कौन सा अमाउंट? कॉल्स इन मतलब अनपेड, और बाकी का बैलेंस आएगा कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कौन सा बैलेंस होता है? क्या मालूम, क्रेडिट बैलेंस। चलो फॉर्मेलिटी निभा के मतलब पोर्सन जल्दी थोड़ा बहुत लगा, हाँ टच करके हो गए विद्या माता पाना माता। अरे फॉर्मेलिटी निभा तो लें हम लोग, अदरवाइज अकाउंट में करना क्या? अभी बोले कुछ करना ही नहीं अकाउंट में। कैपिटल रिजर्व क्रेडिट, और रिजर्व भी क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट क्या होगा? ऐड, इसलिए वो ऐड। द शेयर फॉरफिटेड एंड री इशू नो एंट्री पास एक्सेप्ट द अमाउंट रिसीव का एंट्री। अमाउंट रिसीव का एंट्री तो किया, लेकिन वो भी क्या गड़बड़ कर दिया है? सस्पेंस अकाउंट में डाला है, तो सस्पेंस में से कैंसिल कर दिया। लेस फ्रॉम कॉल इन एरियर, एंड जो भी अमाउंट पेड हुआ रहेगा वो बैलेंस अमाउंट वो क्या होगा? कैपिटल रिजर्व में ऐड।
बस लास्ट पार्ट है अभी प्रेफरेंस शेयर वेयर रिडीम। अगेन प्रेफरेंस शेयर रिडीम क्या, लेकिन नो एंट्री पास एक्सेप्ट द अमाउंट डेबिटेड टू रिडम्पशन अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट। अब प्रेफरेंस शेयर रिडीम मतलब प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करना। प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट तो किया, लेकिन वो अमाउंट कहाँ पे डेबिट किया है, रिडम्पशन अकाउंट या सस्पेंस अकाउंट में। तो अगेन वो रॉन्ग है, रिडम्पशन सस्पेंस कहीं पर रहेगा, कैंसल द रिडम्पशन और सस्पेंस अकाउंट। तो फर्स्ट क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गया, रिडीम मतलब पेमेंट, जब पेमेंट हो गया तो शेयर कैंसल, लेस फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फेस वैल्यू, लेस फ्रॉम। अगर आपने प्रीमियम पे रिडीम किया रहेगा एट पार प्रीमियम, तो प्रीमियम पे रिडीम हो तो लेस फ्रॉम रिजर्व्स। अब कौन सा रिजर्व सामने दिया रहेगा आपको, प्रीमियम अमाउंट। एंड तीसरा इफेक्ट क्या है, कैंसल द रिडम्पशन अकाउंट या सस्पेंस अकाउंट जो भी बोल रहेगा। तो ये पहला 3 एंट्री है, लेस फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फेस वैल्यू का अमाउंट, लेस फ्रॉम रिजर्व प्रीमियम अमाउंट एंड कैंसल योर रिडम्पशन एंड सस्पेंस अकाउंट। एंट्री वाइज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ पे डेबिट है तो डेबिट क्रेडिट लेस। सिक्योरिटी प्रीमियम और डिविजन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, इधर पे डेबिट है इसलिए लेस। रिडम्पशन सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है और ऊपर रिडम्पशन सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट क्रेडिट कैंसल, ठीक है। तो एंट्री था और एंट्री के हिसाब से उसका इफेक्ट। बट जब प्रेफरेंस से रिडीम करते हम लोग बायबैक हुआ, तो बायबैक में जो अमाउंट था प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम और डिविजन प्रॉफिट, वो अमाउंट को CRR में ट्रांसफ़र, तो ऐसे ट्रांसफ़र टू CRR, तो इसका एंट्री डिविजन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू CRR। तो डिविजन प्रॉफिट डेबिट है और प्रॉफिट नॉर्मली होता है क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट लेस फ्रॉम डिविजन प्रॉफिट एंड ऐड टू द CRR। बस स्वाहा।